Good afternoon, everyone. Today we will start next chapter, crafts and industries. Okay. Firstly, we read about the warm up. No conquest of India, other than one by the British, broke down the whole framework of Indian society and economy. देखिए, ब्रिटिश के अलावा बेटा इंडिया के अंदर इंडियन जो सोसाइटी थी, यहाँ पर जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, ठीक है, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश थे इनके अलावा किसी भी रूलर ने इंडियन इकोनॉमी को इतनी बुरी तरीके से प्रभावित नहीं किया जितना बुरे तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडिया का कॉटेज इंडस्ट्री था, जो हैंडीक्राफ्ट्स था, हाथ से जो काम किया जाता था घरों पर। कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, घर पर ही जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं कोई भी अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे ये टॉय हो गया, ठीक है, या फिर फैब्रिक बनाना हो गया, स्पिनिंग वीविंग का काम हो गया, पोट्री बनाने का हो गया। तो ये सभी काम क्राफ्ट हैंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं। तो पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद ये इंडिया के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइन होती चली गई। बट विद द अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थिंग्स स्टार्टेड चेंजेस। मतलब पहले तो क्या था, इंडिया के अंदर कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी, फ्लरिश कर रही थी। फ्लरिश मतलब डेवलपमेंट कर रही थी। लेकिन जैसे ही इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन क्राफ्ट को, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। India was a flourishing center of craft and industry before the establishment of British rule. इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल स्थापित होने से पहले इंडिया के अंदर क्राफ्ट और इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, पूरी तरह से फ्लरिश्ड हो रही थी। फ्लरिश्ड का मतलब डेवलप्ड हो रही थी। द सिटीज़ हैड वर्कशॉप्स और कारखानाज वेयर सेवरल आर्टिशंस कुड वर्क टुगेदर। सिटी मीन्स शहरों के अंदर बहुत सारी वर्कशॉप थी और कारखाने थे जहाँ पर ये आर्टिशन से कलाकार काम करते थे। इन द विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में भी जो आर्टिशंस थे वो घर पर ही रहकर अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से काम करते थे, ठीक है। द रूलर्स एंड वेल्दी ट्रेडर्स, जो रूलर्स थे या वेल्दी जो ट्रेडर्स थे, formed a ready market for the goods made by the Indian artisan. इंडियन कलाकारों के थ्रू, इंडियन जो भी आर्टिशंस थे उनके थ्रू बनाए गए जो भी वस्तुएं थी उन्हें ये रूलर या जो धनी व्यापारी होते थे मार्केट तक पहुंचाने का काम करते थे। आर्टिकल्स मेड बाय देम हैड अ मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये इंडियन आर्टिशंस के थ्रू बनी हुए जो भी इंडियन आर्टिकल थे, गुड्स थे, वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर की जो मार्केट थी, पूरे वर्ल्ड की मार्केट जो थी, वहाँ पर भी वो एक्सपोर्ट की जाती थी। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एक्सीडेड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर इंडिया से जो एक्सपोर्ट हुआ उसके साथ साथ इंडिया के अंदर इंपोर्ट्स की भी वैल्यू बढ़ी। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चीज़ें बड़ी ग्रो कर रहे थे इंडिया के अंदर। देयर वर सर्टेन सेंटर वेयर डिफरेंट क्राफ्ट फ्लरिश्ड ओवर जनरेशंस। सम मेन सेंटर लाइक, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहाँ पर इंडियन क्राफ्ट्स बड़ी जनरेशन टू जनरेशन फ्लरिश्ड हो रहा था, डेवलप्ड हो रहा था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से लगातार वो ग्रो करता जा रहा था। बात करें ढाका की, ब्रौज की, जिसका भरूच भी नेम है, मदुरै की, ये सभी प्लेस सिटीज़ जो थी मसलिन और कैलिको क्लॉथ कपड़े को बनाने के लिए स्पेशलिस्ट थी, ठीक है।
बात करें सूरत, मसूलीपट्टनम और विशाखापट्टनम की, तो ये शिप बिल्डिंग, शिप से रिलेटेड, शिप बनाने का जो सामान होता था उनके लिए फेमस थी। पुणे, हैदराबाद, तंजौर की बात करें तो ये ब्रास और कॉपर से बने, इन ब्रास और कॉपर से जो भी सामान आइटम बनाए जाते थे उनके लिए फेमस थी। मेटल वर्क, मेकिंग ऑफ गोल्ड, बात करें मेटल वर्क की या गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स की, गोल्ड और सिल्वर से जो ज्वेलरी बनाई जाती थी, या कारपेंट्री की, लकड़ी से कोई भी सामान बनाया जा रहा है, या मैसोनरी की बात करें, या विविंग की, टेलरिंग की, या स्टोन वर्क की, ये सभी जो है फ्लरिश होता जा रहा था डिफरेंट सेंटर्स पर। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज क्राफ्ट्स वर वेल ऑर्गेनाइज्ड, ज़्यादातर जो ये क्राफ्ट्समैन थे, मतलब जो इन वर्क को करने वाले थे, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय देयर ऑन गिल्ड, ये बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम करते थे और इनकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने अपनी अपनी गिल्ड भी बनाई हुई थी। गिल्ड होती थी बेटा, किसी मतलब कोई भी क्राफ्ट्समैन है, उन्होंने अपने वेलफेयर के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने अधिकारों के लिए कुछ गिल्ड बना लेते थे, कुछ समूह बना लेते थे। जो व्यापारी, मान लीजिए मर्चेंट्स की गिल्ड्स है, तो वो मर्चेंट्स जो हैं रॉ मटेरियल और जो गुड्स बनाने वाले थे उन और ट्रेडर्स, इनके बीच में आपस में एक कॉम्प्रोमाइज़, एक समझौता होता था, ये एक दूसरे की हेल्प करते थे। ठीक है, रॉ मटेरियल से मार्केट तक पहुंचने का जो भी प्रॉफिट होता था ये मिलजुल कर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। ठीक है, तो ये गिल्ड जो होती थी बेटा प्रोटेक्शन का और सपोर्ट देने का काम करती थी। तो बहुत अच्छे से इन वर्कर्स ने अपनी अपनी गिल्ड्स बनाई हुई थी और जो रूलर्स थे वो भी इन गिल्ड्स को प्रोटेक्ट करते थे और सपोर्ट करते थे। ओके, नेक्स्ट आता है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द प्री ब्रिटिश पीरियड। अगर हम पहले के टाइम पीरियड पर देखें, इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कॉटन। ठीक है, ब्रिटिश से पहले का जो टाइम पीरियड था उसमें अगर हम देखें तो सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर कॉटन, वूल और सिल्क के कपड़े बनाए जाते थे। हाई क्वालिटी इंडियन टेक्सटाइल, इंडिया का हाई क्वालिटी का जो कपड़ा था जिसे कैलिकोस कर कॉल किया जाता था या मसलिन कॉल किया जाता था, या इंडिया का डाई और प्रिंट किया हुआ या बुनाई करके बनाया हुआ जो क्लॉथ होता था, वो पूरा बहुत ही सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि इंडिया से बाहर वर्ल्ड के अंदर भी पॉपुलर था। बड़ी डिमांड थी इंडियन टेक्सटाइल की। द मेन सेंटर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेमस थी इंडिया की, वो कौन सी थी? मुर्शिदाबाद एंड ढाका, जिसे हम ढाका भी कॉल करते हैं ईस्ट में। पतन, अहमदाबाद और सूरत ये वेस्ट में। लखनऊ, जयपुर, बनारस ये नॉर्थ में। और साउथ में मसूलीपट्टनम और मद्रास फेमस थे टेक्सटाइल के लिए। अब बात करते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें इनकम जनरेटेड बाय द इंडस्ट्रीज, जिसमें इनकम जो है वो इंडस्ट्रीज के थ्रू आती थी, एंड द नंबर ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इस तरह से धीरे धीरे बहुत बड़ी संख्या जो है, जो इंडस्ट्रीज पर डिपेंड थे, उन लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्रीज पर? जो कॉटेज इंडस्ट्रीज पर डिपेंड थे उनकी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल वर्कर्स कंटिन्यू टू डेक्लाइन। धीरे धीरे ब्रिटिश के आने के बाद इंडियन टेक्सटाइल वर्कर्स की कंडीशन और भी बुरी होती चली गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश के आने के बाद इंडियन वर्कर्स को काम ही नहीं मिलता था। ठीक है, क्यों नहीं मिलता था? क्यों? जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज़ ओपन कर दी थी और उन इंडस्ट्रीज़ में मशीनरी के थ्रू काम किया जाता था। अब जो यहाँ पर वर्कर हाथ से काम करते थे वो काम अब मशीनों से लिया जाता था ब्रिटेन में। ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद कर ब्रिटेन में मशीनों के थ्रू सामान बनाकर तैयार करके दोबारा इंडिया की मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल वर्कर जो है धीरे धीरे जॉबलेस होने लगे। द कंपनीज एजेंट्स कंट्रोल बोथ द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड द मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट।
कंपनी के जो एजेंट थे, कौन सी कंपनी के? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश की थी। ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो एजेंट थे उन्होंने इंडिया के रॉ मटेरियल पर भी और इंडिया की मार्केट पर, जहाँ पर बना हुआ तैयार फिनिश्ड प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने के लिए आता था, दोनों पर ही अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है। द स्पिनर एंड वीवर वर फोर्स टू बाय द रॉ मटेरियल। ये जो स्पिनर और वीवर थे, इन्हें रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को हाई प्राइस पर बेचने के लिए फोर्स किया गया और जो फिनिश्ड गुड था, तैयार माल था, उसको सस्ते दामों पर खरीदने के लिए फोर्स किया गया। दिस फोर्स दैम, इस फोर्स की वजह से ही जो इंडियन वीवर या स्पिनर थे या इंडियन जो भी वर्कर थे, धीरे धीरे वो इन वर्क्स को छोड़कर किसी और वर्क की सर्च में निकल पड़े। तो जैसा कि हमने देखा, इन्हीं सभी कंडीशंस की वजह से जो इंडियन वर्कर थे, क्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को, जो पारंपरिक पुराने टाइम से अपने जनरेशन टू जनरेशन जो वर्क वो करते आ रहे थे, उन सभी को छोड़कर वो किसी और वर्क की सर्च में निकल पड़े। इसी प्रोसेस को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉल किया जाता है। ठीक है। अब आता है ब्रिटिश कंट्रोल। 1720 में जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था कैलिको एक्ट। इस कैलिको एक्ट के थ्रू क्या बैन कर दिया गया? इंडियन शीटज फैब्रिक को। ओके, विच बैन द इम्पोर्ट ऑफ प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ शीटज इनटू ब्रिटेन। इंडिया का जो शीटज कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक ब्रिटेन मार्केट में जाता था, उसे बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया? ताकि जो ब्रिटेन में माल तैयार होगा उसको लोग खरीद सकें और इंडियन शीटज, इस कैलिको फैब्रिक की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो सके, इसलिए। दिस रिजल्टेड इन द इंडियन क्लॉथ्स becoming very expensive and demand for Indian cloth in Britain decrease. The industry suffered in India. जिसका रिजल्ट क्या निकला बेटा? इंडियन जो क्लॉथ था उसकी ब्रिटेन की मार्केट में डिमांड कम होने लगी, और डिमांड कम होगी तो उसे, अब डिमांड भी कम क्यों होने लगी? क्योंकि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज थी, मशीनों के थ्रू जहाँ काम हो रहा था, वो काम इंडिया के अंदर जो हाथों से काम किया जा रहा था, वो काम अब कुछ टाइम में ही मशीनों के थ्रू कर लिया जाता था, जिससे लागत कम आती थी। अब जिस चीज़ में लागत कम आएगी तो वो सस्ती होगी। अब इंडियन फैब्रिक के अंदर लागत ज़्यादा होती थी, ज़्यादा टाइम लगता था और ज़्यादा कड़ी मेहनत की, लेबर की नीड पड़ती थी, जिसकी वजह से वो कॉस्टली होता था। ठीक है। अब एक्सपेंसिव होने की वजह से, इंडियन क्लॉथ तो एक्सपेंसिव था, अब एक्सपेंसिव होने की वजह से उसकी डिमांड ब्रिटेन में कम होने लगी। अब कम होगी तो इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, ठीक है, इंडिया के अंदर जो ये क्लॉथ बनाने वाली, टेक्सटाइल बनाने वाली इंडस्ट्री थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। ठीक है। अब बात करते हैं निटी ग्रिटी। फिनिश्ड इंडियन गुड्स वर बैन्ड इन इंग्लैंड। इंडिया का तैयार माल इंग्लैंड की मार्केट में आने से बैन कर दिया गया। इफ़ एनी वीमेन वाज फाउंड, अगर कोई लेडी, कोई ब्रिटिश इंडियन रुमाल भी अगर यूज़ कर लेता तो उसको फाइन पे करना पड़ता था। ठीक है। बाय दिस टाइम द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन हैड बिगन टू डेवलप। इस टाइम पीरियड पर ब्रिटेन की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो ग्रो करने लगी। इंडियन डिज़ाइन वर बीइंग कॉपीड एंड प्रिंटेड इन ब्रिटेन ऑन वाइट मसलिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ। इंडिया के जो डिज़ाइन थे वो ब्रिटेन में कॉपी किए जाने लगे। ठीक है। सेम वैसे ही मसलिन और जो प्लेन वाइट कपड़ा होता था, ठीक है, बिना डाई किया हुआ, अनब्लीच्ड मतलब बिना डाई किया हुआ इंडियन जो क्लॉथ था या मसलिन जो क्लॉथ था, उसके ऊपर प्रिंट और कलर यूज़ करके डिज़ाइन किए जाते, वो डिज़ाइन इंडिया से कॉपी किए गए। कॉम्पिटिशन विद इंडियन टेक्सटाइल लीड टू अ सर्च फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन ब्रिटेन।
इसी कंपटीशन ने कि इंडियन टेक्सटाइल के साथ ब्रिटिश जो है कंपटीशन में आ गए और उन्होंने इस कंपटीशन को विन करने के लिए ब्रिटेन ने नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, ठीक है, और जिसका रिजल्ट निकला 1764 में स्पिनिंग जेनी को इन्वेंट किया गया। स्पिनिंग जेनी एक मशीन का आविष्कार किया गया जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी और ट्रेडिशनल स्पिंडल्स थी उन सभी की, ट्रेडिशनल जो स्पिंडल्स थी उनकी प्रोडक्टिविटी को उसने इंक्रीज कर दिया। क्लॉथ could now be woven in huge quantities and at a very low rates। पहले क्या होता था, जैसे एक एक चरखे के ऊपर एक एक स्पिंडल्स लगाकर फिर कपड़ा विव किया जाता था, तैयार किया जाता था, लेकिन अब स्पिनिंग जेनी से क्या हुआ, बहुत सारी स्पिंडल्स एक ही टाइम पीरियड पर उसको कपड़े को तैयार कर लेती थी, ठीक है, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी में कपड़ा तैयार होने लगा और कम कीमत पर, ठीक है।